अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए चंद अहम तारीखी किरदारों के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हलाकू खान, बरके खान और तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा गद्दार जिसे सरे मक्तल भेज दिया गया है, और वो है अलकमी। बस तुसी मैनू ऐसे काम नहीं रखिया। दो चीज़ां, एक मैं ते दूजी मुड्ढी। हर रमजान च तुसी ये दोवें चीज़ां कर लेंदे हो। इस दफा डिफरेंट है भाई। की मतलब? इस दफा सचमुच एग्जीक्यूशन हो गई। सर वैसे क्या वजह हर बार ये रोल बब्बू राणा को दिया जाता है? मेरे शो के क्यूट तरीन लोगों में ये हो गया, रंगीला साहब हो गए, जावेद इस्लाम हो गया। गल सुनो, मैं इन्हां च नहीं हैगा। लम्मे पै विचों धौन लवा, एडा सोहना लगेगा। सर हलाकू खान कहाँ से आए हैं? असली हलाकू खान तो आया था मंगोलिया से। जी 1215 में पैदा हुआ था वो। 1215 बड़ा वाटरशेड ईयर था कि इधर हलाकू पैदा हो रहा था और यूरोप में मैग्ना कार्टा साइन हो रहा था। तो ये हलाकू कहां से आया अभी? जी फैसलाबाद माई दी चुकी। अच्छा, इसके मरने का हुक्म भी हलाकू ने ही दिया है। वैसे सर इसके साथ ज्यादती नहीं हुई क्योंकि इसने इतना साथ दिया था इसका। गद्दार के साथ ज्यादती नहीं होती, गद्दार खुद ज्यादती करता है। तो ये वाकया क्या था? वाकया ये था कि मुस्तासिम बिल्ला जो अब्बासी खलीफा था, ये उसका वजीर था और उसको उठी मत देता था, उल्टी पट्टियां पढ़ाता था, क्योंकि अंदर से मंगोलों के साथ मिला हुआ था कि मुझे आप बगदाद की गवर्नरी दे देंगे। तो हलाकू चूंकि एक चालाक मक्कार आदमी था, उसने बंदोबस्त फुल किया हुआ था, इसके साथ राजो न्याज करके मामला तय करके जब उसने फतह कर लिया बगदाद, तो सबसे पहले इसे तलब किया कि भाई तुम अगर अपने बॉस के नहीं हो सके तो मेरे कैसे? तुम अपनी फेथ के खिलाफ चले, तुम मुसलमान होकर तुमने ये सब कुछ किया, तो मेरा और तुम्हारा तो फेथ का झगड़ा भी है। तो इसका ये डायलॉग बड़ा कमाल था। कौन सा? कि क्यों ना एक नया चैप्टर हम रकम करें, तुम्हारा खून और मेरी तलवार। और एक बड़ा शानदार फिक्रा बरके खान ने भी कह रखा है। वो क्या है सर? इसने कहा था कि मंगोल की गर्दन काटने के लिए सिर्फ मंगोल की तलवार ही काम कर सकती है। तो जेड़ा मैं इन्ना कुछ किया वो भी दसो ना। एक और लगाओ इसको। उधरों जेड़ा हुक्म आना नी दिया मुलाजम मेरा है, तू अशरफियां मेरे को लेना है, पुछण उधरों डे है तू। नहीं, लेकिन इस वक्त सारा पांसा पलट चुका है। हाँ जी, इस वक्त वो सिर्फ मेरा हुक्म मानेगा। इस टाइम हलाकू खां है बैठा है यार। जल्लाद देख क्या रहे हो? एक और दो। ओ ठहर जा, हो सकता साडी सुलह ही हो जाए। हम का सुलह हो जाए? अच्छा, किसने करनी है? इन्हें करनी और किने? मेरे वास च है ही नहीं हो। मैं तेनू इस बारी तनख्वाह देनी नहीं, इधरों तनख्वाह लेगा। मेरे कहने तेरी धौन ना लाई भाई तू। तुम्हारे कहने पर उसने तौन लानी भी नहीं है, और दूसरा ये कि वो नौबत ही नहीं आएगी। वो क्यों जी? क्योंकि अजरबैजान के इलाके में तुम्हारी मौत वाक़ई होने वाली है। ये कफकाज की पहाड़ियां थी जहां तुम्हारी कब्र बनी थी, जहां तुम्हें काट के रख दिया था। मैनू कटिया किन्ने सी? बरके, ये तुम्हारे पास बैठा हुआ है। हालांकि बरके इसका कजन था, मंगोल था, एक ही दादा की औलाद थे, लेकिन उसके अंदर जो आग जल रही थी ना, वो फेथ की थी, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और उससे बहुत रंज था जो कुछ इसने बगदाद में किया। अगर तुम सिर्फ मुस्तासिम बिल्ला को कत्ल करने पर इक्तफा कर लेते ना, तो ये भी शायद काबिल कबूल होता बरके के लिए। नहीं तो मसला की होया सी जी? कत्लेआम, बेकसूर और बेनवा पॉपुलेशन को तुमने काट के रख दिया। तुमने लाइब्रेरियां जला दी, इतनी किताबें इसने दरिया में फेंकी कि दरिया का पानी स्याह हो गया था। ये मुहावरा इसकी वजह से बना था। और तुम क्या करते रहे हो थ्रू आउट? है तुम्हें कोई एहसास नहीं था कि तुम चंगेज खान के कबीले से हो? खान दे नहीं, चंगेज खान दे। खान वो खान नहीं था, खान तुम हो। लेकिन ये हलाकू खान है, वो चंगेज खान था। और केड़े-केड़े में पैड़े काम कीते ने जी? पैड़े काम यही थे कि तुम्हें खुदा याद ही नहीं था। तुम अपने आप को अवतार समझते थे, तुम चैलेंज करते थे, डेयर करते थे कि अपने खुदा को बुलाओ, उसे कहो कि मुझे राह रास्त पे लाए। अगर तुम्हारा खुदा नऊजुबिल्लाह एग्जिस्ट करता है तो इस जाहिल को क्या पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है और किसके हाथों होने वाला है। जो इसी कबीले का एक आम सा सरदार
बहादुर जरूर था लेकिन इतना ताकतवर नहीं था जितना ये था। 20% मंगोल फौज तो इसके ज़ेर इंसराम थी। और वाकई इसकी जो मौत हुई है ना, ये एक मौजज़ा ही था। और इसका तनाजुर बड़ा दिलचस्प है। एक जंग हुई थी फलस्तीन के इलाके में जिसे ऐन अल जलूत के नाम से याद किया जाता है। ऐन अल जलूत वहां चश्मा है जहां पर इसने वाव ली थी, इस बदबख्त ने, कि मैं अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर मुसलमानों के तमाम मुकद्दस मकामात को ताख्तो ताराज कर दूंगा। अल्लाह दी कसम रोज़ सानू काफर जिहा बना के ना पेश कर दिंदा है जल्लाद। ना ठहर जाओ भाई, तू एडा क्यों मानी बनया? ओदा ਇਹਦਾ हथ बहुत कूड़ लानती दा गुजरन वाले दा है जे एडा एडा हाथ। आप पीछे हो जाए, जरा पीछे हो जाए, तुम आओ। ओ बस मैं तेनू दसा मैनू तेरे ते गुस्सा ही बड़ा है। अच्छा इन्हें मैनू नेजा नहीं मारना, इन्हें बोर ही इन्ना करना। हम बात कर रहे थे ऐन अल जलूत की। जी। तो ऐन उस वक्त खाकान की डेथ हो जाती है पीछे। खाकान बासी साहब दी जी वो जो वाकया बता रहे हैं ना बच्चू, वो जरा गौर से सुनो कि तुम्हारे साथ हुई क्या थी। ले मौला तेनू ये मैनू ठंडी ना लगदी होवे ते मैं हुण कदों दा कर दिता होना सी तेनू। तुम्हें उसका पता है कि उसने क्या करना है तुम्हारे साथ? ये की करेगा जी मेरे नाल? छोटे छोटे टुकड़े किए थे तुम्हारे। ना करो। अच्छा, खाकान की डेथ होगी, नया हुक्मरान चुनने के लिए इलेक्शन होता था। तो जितने भी ट्राइबल चीफ्स होते थे इनके वोट थे। तो इससे पहले कि इसका कोई राइवल इलेक्ट हो जाता, ये वहां से भागा। हालांकि 3.5 लाख इसकी फौज थी, कुछ छोड़ गया और कुछ साथ ले गया। तो ये ऐन अल जलूत को रोक के कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चंद लोगों का 25-30 हजार मुसलमान हैं, इनकी क्या मजाल, इन्हें तो मैं आके काबू करता हूं। फिलहाल जरा मैं वोट कास्ट कर रहा हूं। ये वोट देने गया, वहां गया है तो बातों बातों में, जैसे होता है ना आपस में फैमिली के लोग बैठे हों तो आपस में कहना शुरू हो गया एक दूसरे के साथ, ये और बरके। बरके ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। मैंने कहा मैं बादशाह हूं अपने इलाके का। उसने कहा जैसे तुम सरदार हो मैं भी सरदार हूं और मैं तुमसे बड़ा बादशाह हूं, मेरे पास बड़ा इलाका है, मेरे पास बड़ी फौज है, तो तुम बिहेव करो, तमीज से बात करो। उसने कहा कि अगर मुझे रिवायात की, कल्चर की और नॉर्म्स की पासदारी ना होती तो मैं यहीं तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। उसने कहा तो फिर मेरे साथ जंग करके देख लो। तो उसने कहा देन वॉर इट इज, कल फिर हम जंग करेंगे। तो फिर चश्मे फलक ने देखा कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद बरके ने इसको तिगनी का नाच नचा दिया। क्यों? उसके दिल में थी कुव्वत ईमानी। वो फिर नंबर्स से गेम बहुत ऊपर चली जाती है। वो तो फिर जंग यहां से होती है, वो यहां से नहीं होती। हलाकू का ये पोर्शन खाली था, कमजोर ही था, खाली था। ये सफाक बेदिल शख्स था। सर जी मेरा कोई कसूर नहीं, मैं इहदियां गल्लां च आ गया सी। वाकई इसने तुम्हें मरवाने में बड़ा रोल प्ले किया। तेनू लेना मौला ने लेना मेरे अभी देखना उसका अंजाम। सर फिर छेती करो ना, मैंने तो गुस्सा चढ़ रहा है कि वो रेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी जल्लाद आप तैयार हैं? ठहर जाओ जल्लाद, तू कितना तैयार हो? तेनू की मसला है? यार मैं मरते जाना ही है, ठंडा शरबत मिल सकता? मारने से पहले एक गिलास काफी है? 2 गिलास? जग पूरा मंगाओ, मैं मार एक पूरा जग इसको ठंडे शरबत का पिला दे। ज्यादा ठंडा ना हो, मेरा गला खराब हो जाना। चलो ठीक। अच्छा जी, इसका जो मकालमा था ना जी हलाकू का मुस्तासिम बिल्ला के साथ, वो कमाल था जी। लग रहा था कि जैसे वाकई को बहुत बड़ा हुक्मरान, बहुत बड़ा बादशाह, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर उसको जलील भी कर रहा है और उसको मशवरे भी दे रहा है। पहले चंद दिन ये उसका मेहमान बन गया जी कि भाई हम तुमसे लड़ने नहीं आए, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं, तुमने क्या लड़ना। ऐसे ही हमने सुन रखा था कि अब्बासी खलीफा, खलीफातुल इस्लाम, इतना बड़ा खलीफा, और ये तुम्हारी फौज टके टोकरी हो चुकी है, उसके पास हथियार ही नहीं है, उसके पास यूनिफॉर्म ही नहीं है। उसे कहने लगा कि सारे महल मीनार तुमने क्यों बनवाए थे? ऐसा ताकि मेरी शान शौकत में इजाफा हो। बेवकूफ इंसान, तुझे ये नहीं पता था कि शान शौकत में इजाफा तुम्हारे हथियार करते हैं, तुम्हारी लड़ने की कैपेबिलिटी करती है। तो उसने कहा कि तुमने ये सारा पैसा इनके ऊपर लगा दिया, और क्या इकट्ठा किया तुमने? तुम देखो मैं कितना प्रॉस्परस हूं, कितना अमीर मुल्क है मेरा, तुम्हारी जीडीपी इतनी नहीं है जितना मेरा 1 महीने का खर्चा। कहता अच्छा चलो ठीक है। खाते वक्त खाना सारा, चूंकि
खलीफा के महल में भी इसी का हुक्म चलता था, जैसे इस वक्त इसकी मौजूदगी में मेरा हुक्म चल रहा है ना। तो इसने हुक्म दिया कि खाना सिर्फ मेरे आगे रखा जाए। मुस्तासिम बिल्ला बड़ा परेशान कि यार मैं तुम्हारा मेज़बान हूं, कुछ मुझे भी खाने को दो। उन्होंने कहा अच्छा चलो इसके लिए भी खाना लेकर आओ। एक प्लेट में उन्होंने हीरे जवाहरात भरे हुए, सोना चांदी, तश्त उसके आगे रख दिया। तो मौज करो, खाओ, तुमने ये कमाया है बड़ी मेहनत से, अब इसको खाओ। तो मैं इसे कैसे खाऊं? अगर खा नहीं सकते थे तो कमाया क्यों? यही पैसा तुमने हथियार खरीदने में, फौज ऑर्गेनाइज करने में, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने में लगाया होता। जितना वक्त था तुमने कम वक्त वो फजूल बहसों में लगा दिया कि फलां जानवर का पंजा कैसा होता है, फलां जानवर की दुम कैसी होती है, वो पहले थी, ये पहले था, बेकार फरोई गुफ्तगू ये करके तुमने अपना वक्त ज़ाया किया। अब तुम्हारा अंजाम यही होगा। यार बरके से हम बात ही नहीं कर रहे। बरके आप कैसे हैं? उन्हें दाढ़ कटाई तो मुंह सुजे है। दाढ़ तो बच्चे मैंने तुम्हारी निकाली थी, एक सुन मार के। उदो कुछ होता दौर नहीं सी नहीं मारा था। बचपन में तुम कुश्तियां लड़ते थे, इसने तुम्हारी दाढ़ निकाली थी। फिर मैं दाढ़े मार मार के रोया था। ये तुमने कहां से सीखा दाढ़े मार मार के? नहीं चलता आसफानियां करानियां फरंगे आसफिया। फरंगे आसफिया। जिस दिन हम बड़े खाने पे बैठे थे, अगर तुम उसी दिन मुझसे माजरत कर लेते तो हमारी कभी लड़ाई ही ना होती। कह देता ना कि वाकई मुझसे जुल्म हुआ है बगदाद में, तो तुम्हारी जान छूट जाती। लेकिन ये स्क्रिप्ट कहीं और से आया था। इट वॉज अ डिवाइन स्क्रिप्ट, इट वॉज डेस्टिनी, इट वॉज रिटन। ये होना था। क्यों? कि अल्लाह ने इसको इधर रोकना था, वरना ये एनल जलूद से होता हुआ मक्का और मदीना दाखिल हो जाता। ये अरब वर्ल्ड में जाकर ये वो तबाही मचाता। क्यों? पर्सनल हो गया था ये। एनल जलूद में इसकी क्या पोजीशन थी? एनल जलूद में 25,000 के साथ बबरिस, एक सिपा सलार मुसलमानों का, बड़ा दलेर, बड़ा दबंग और गुलाम था, ममलूक। और बचपन से ही वो बहुत, जिस तरह बरके था ना, सिर्फ 25,000 की फौज, उसने इसको धकेलते हुए पहाड़ियों के उस पार पहुंचा दिया। अगर उस दिन ये रेजिस्टेंस ना मिलती तो खाकान तो मरा 3 दिन बाद, हलाकू इन सब को रौंदता हुआ हमारे मुकद्दस मकामात तक पहुंच चुका होता। तो यहां पर बबरिस का नाम वो उतना ही बड़ा हीरो था जितना बड़ा मैं समझता हूं बरके खान था। अब बरके खान ने इसको कत्ल किया। और ये मैं बड़ी दफा बता चुका हूं, लेकिन चूंकि रमजान में इन मौजुआत को हम छेड़ते रहते हैं कि नए व्यूअर्स का, नए सुनने और देखने वालों का ज़ौक़ आगे ही हम उजागर कर सके। बहुत खूबसूरत शेर अल्लामा इकबाल का। वो क्या था सर? अल्लामा इकबाल कहते हैं कि है अयां यूरशे तातार के अफसाने से, तातारी थे ना ये, है अयां यूरशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। क्या बात। इस एक शेर में पूरा चैप्टर है हमारी तारीख का। मैं कोई अच्छा काम भी जिंदगी कीता कि मैं बुरे ही कीते ने। तुम्हारी जिंदगी इस कदर वीरान, बेवकत और गुमनाम थी कि कभी तुम्हारे बचपन का कोई वाकया सामने नहीं आया, जवानी का कोई वाकया सामने नहीं आया। चूंकि रोज़े अव्वल से ही तुम कमीने थे, सिफले थे, छोटे, पस्ता। और सर इसने एक और बड़ी बेवकूफ़ी की थी जो कि मैं समझता हूँ कि बरके को सबसे बुरा लगा कि इसने यूरोपीय यूनियन का साथ लेने के लिए दकूज खतून से शादी कर ली। इसने अपनी माँ के साथ शादी कर ली इसलिए कि वो यूरोपीय यूनियन की बहुत बड़ी सरकर्दा खातून थी ना। चूंकि इसका ख्याल था कि इसी तरह पूरी यूरोपीय यूनियन मेरा साथ देगी, और वो दे भी रही थी। बिल्कुल, अल्लाह ने मौका ही नहीं दिया। अच्छा एक और बात जी, ये कैसा बेकैफ शख्स था कि इस पर फिल्म बनी हलाकू खान, वो भी इंतहाई बोर, इंतहाई थर्ड क्लास। ये रोल किसने किया था? अजीत ने। अजीत बड़ा एक खास कैरेक्टर रोल्स करता था। तुम जूली को उस पहाड़ पे लेके पहुंच जा। वो जो गोल्डन से विग लगाया करता था। मोना डार्लिंग, तुम अपनी गोरी बाहें लहराकर वहां से वो माल ला सकती। मैं असल है पता नहीं मैनू की बनाता
तुम असल में ये नहीं हो। शुक्र है मैं तुम भाड़े के टट्टू हो, तुम किराए के एक्टर हो, थिएट्रिकल हो। तुम्हें लेकर आया पैसे देकर कि काम करवाना। स्टूडियो में धक्के खाते फिर रहे थे, बेरोजगार थे तुम। सिमकी होटल के बर्तन मांझ मांझ कर तुम्हारा बुरा हाल हो चुका था। तुम्हें जॉब दी है। अच्छा वैसे आपस की गल तुसी है मेरे वड्डे भरा हो, लेकिन मैनू लगदा खज्जल तुसी भी बहुत होए। यार कैसा रोल दिता, इस तो बाद तो मैं किसी फंक्शन ते नहीं जा सकता। लोगों ने कहना वो आ गया गद्दार। तेनू कहना ते मैनू हार पाने लोगों ने, मैनू ते वेखदे लोग कहना गेट आउट। नहीं, तुम कम से कम गद्दार नहीं थे। ओ शुक्र है कोई ते मेरे महत दी गल हुई। बेगैरत जरूर थे। गद्दारी तो इतनी बड़ी तोहमत है, शुक्र है, जो कई नस्लें उसको नहीं धो सकती। मीर जाफर देख लो, मीर सादिक देख लो, अलकमी देख लो, क्विजलिंग देख लो, ये सारे बड़े बड़े गद्दार थे। अच्छा जी मैनू जरा इन्ना दस दियो कि मैं मरिया किवें सा। एक वार था तलवार का जी, और तुम्हारा ये जो है ना, ये नरखरा, हाँ जी, ये खुल गया था। लेकिन इसके बाद घोड़ा बिदक गया तुम्हारा, और वो तुम्हें लेकर भागा। तुम्हारा बैलेंस कायम ना रहा और तुम लुढ़क गए एक साइड पे। अब तुम्हारा सर लटक रहा था, पैर रकाब में फंसा हुआ था। रास्ते में जितने पत्थर आए, हर पत्थर तैयार बैठा था कि आओ बच्चू। तुम कदम कदम पर रब्बे कायनात को चैलेंज करते थे, जिसने ये पूरी कायनात बनाई है। पहाड़, दरिया, पहाड़ी सिलसिले, ये छोटे छोटे पत्थर हैं जो तुम्हारे सर को अंदर से दही कर देंगे। तो फिर वो हुआ तुम्हारे साथ। यानी पत्थर पत्थर पे लिखा था तुम्हारे सर का नाम। पुरानियां केस्टां ने गाने तो पहले हो शेर हुंदा सी। मैंने इंडियन फिल्म में काम किया हुआ है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ दीदी जीजा जी आ गए। हाँ सर फिर छोटे छोटे टोटे कैसे हुए? बस जब नीचे गिरा तो लख्त हो चुका था। मैंने सी पाया हेलमेट, मैं वेस्पा चलाने लिए पाया होगा। कदी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।